नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के मैथ्स के। आज पहले क्लास को हम देखेंगे जिसमें रेलवे के जो बेसिक लेवल से हम मैथ्स है उसको कवर करेंगे। टोटल 40 से ज़्यादा एक्सरसाइज को इस सीरीज में हम कवर करेंगे। मैथ्स के बाद हम रीजनिंग को कवर करेंगे, रीजनिंग के बाद हम जीके को कवर करेंगे और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी के एग्जाम हुए, ग्रुप डी के एग्जाम हुए या फिर जेई के एग्जाम हुए या फिर एएलपी के एग्जाम हुए, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो ये एक सीरीज रेलवे के लिए मैंने चलाया हुआ है जिसमें हम एकदम बेसिक से लेके 40 से एक्सरसाइज के सबसे पहले हम मैथ्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला एक्सरसाइज आपके सामने है संख्या, मतलब संख्या संबंधी प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर्स है, नंबर्स के बारे में जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वैसे नंबर जो कि एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या हिंदी में। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? ये संख्या जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब इसमें जीरो भी होता है, 0 1 2 3 4 5। इसमें पॉइंट नहीं आएगा, केवल ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जीरो से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और आप लोग जानते भी होंगे। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या ना जो पॉजिटिव नेगेटिव में है, जैसे कि -1 हो गया, +1 हो गया, +2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे उस समय हम समझेंगे। उसके बाद है ऑड इवन नंबर। ऑड को बोला जाता है विषम संख्या, इवन को बोला जाता है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होते हैं? वे संख्या जो 2 से भागा लग जाते हैं। पहले सम संख्या देख रहे हैं ना, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो जाएंगे? वे संख्या जो 2 से भागा लग जाएंगे, मतलब 0 तो नाइदर ऑड हो जाएगा नॉर इवन हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 528 हो जाएगा। जो 2 से भागा लग जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर, मतलब सम संख्या। विषम संख्या उनको बोलते हैं जो कि सम नहीं है, जो कि 2 से भागा नहीं लगेंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, ये सभी क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता चल गया कि विषम संख्या क्या होते हैं। तो फिलहाल ऊपर से मैं क्या करता हूँ ना, हटा देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले जो पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले भी आपने किया होगा इन सब चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं को प्राइम। पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो कि जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब जो कि केवल 2 ही संख्या से भागा लग सकते हैं। जैसे 3 देखिए, 3 या तो 1 से भागा लगेगा या तो 3 से भागा लगेगा। 17 देखिए, 17 किससे भागा लगेगा? या तो 1 से लगेगा या 17 से, मतलब या तो 1 से भागा लगना चाहिए या फिर अपने आप से भागा लगना चाहिए। तो वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो किसी से भागा नहीं लगते हैं, केवल 1 से भागा लगेंगे और 17 से। एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के केवल 1 से भागा लगता है और प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। हिंदी में बोला जाएगा तो 2 गुणनखंड होने चाहिए। फैक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणनखंड बोला जाता है, मतलब इसके किसी भी संख्या जिसके 2 गुणनखंड है ना उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। मैं यहां लिखता हूं कंपोजिट नंबर, मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब होता है यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे 4।
4 1 के टेबल में आएगा, 4 2 के टेबल में आएगा, 4 4 के टेबल में आएगा, मतलब 3 गुणनखंड हो गया ना 4 के। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 18, 18 1 में आता है, 18 2 के टेबल में आएगा, 18 3 के टेबल में आएगा, 18 6 के टेबल में आएगा, 18 9 के टेबल में आएगा, 18 18 के टेबल में आएगा। तो देख सकते हैं कितने गुणनखंड हो गए, एक से दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो मतलब 1 जो होता है ना, नाइदर प्राइम होता है नाइदर कंपोजिट होता है। तो मतलब 1 ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। ऑड इवन देख लिया, कंपोजिट देख लिया हमने। अब को प्राइम नंबर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और हिंदी में को प्राइम को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ये आप लोग को पता होगा, को प्राइम मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 और 5, इनके बीच में एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, ये 1 है। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये मैं अलग से बताऊंगा, एचसीएफ एलसीएफ जब टॉपिक आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। और मैं आपको फ्री में काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ऐसा आपको पेड क्लास में भी मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसा आपको पेड क्लास में भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को यहाँ रखूंगा, कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका जो बेसिक होता है वो तो पक्का क्लियर होने वाला है, एडवांस भी आप लोगों को करवाऊंगा, बट मैं पहले चाहता हूँ कि पहले 40 एक्सरसाइज एकदम बेसिक से मैं करवा दूँ, ताकि आप लोग का एक बेस बन जाए। उसके बाद आप लोग को कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा पूरे लाइफ में। तो हम बात कर रहे थे कंपोजिट को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम मतलब होता है सहअभाज्य संख्या, जिससे किसी भी दो संख्या का अगर एचसीएफ 1 आता है तो उसको सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का ले लीजिए, आप किसके साथ ले लीजिए, 3 का मान लीजिए आप ले लेते हैं यहाँ 29 के साथ ले लेते हैं, या 29 से नहीं लेना है तो 32 के साथ ले लीजिए। 3 और 32 में कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम है। तो जरूरी नहीं है आपका, कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। बस आपको देखना है कि कोई भी दो संख्या के बीच में अगर एचसीएफ 1 आता है तो उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राइम आ गया तो मतलब प्राइम जरूरी नहीं है, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, केवल एचसीएफ आपका 1 आना चाहिए। ठीक है ना, महत्तम समावर्तक आपका 1 आना चाहिए। चलिए, को प्राइम नंबर भी हो गया हम लोग का। आगे देखते हैं। आगे है रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है जो नंबर p बटे q के फॉर्म में लिखा रहता है, मतलब अंश बटे हर के फॉर्म में जो नंबर होता है ना, के रूप में जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2 बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 बटे में 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, बटे में 8 बटे में 7 लिख लीजिए। तो जहां बटे में आ गया, अंश हो गया, हर आ गया, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या क्या होता है। 1 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, बट 5 बटे में 0 नीचे आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। ठीक है ना, ये अनडिफाइंड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, नीचे आपका जो अंश हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है वेयर q नॉट इक्वल टू में 0, ये भी कंडीशन होता है परिमेय संख्या के लिए, मतलब रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब समझते हैं इरेशनल नंबर, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर। देखिए, इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया और मैं हिंदी में ही आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, तो किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करते जाऊंगा अपने आप में। चलिए यहां देखिएगा, सबसे पहले आप परिमेय संख्या पाई जहां भी देखेंगे क्वेश्चन में पूछेगा कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको बताना अपरिमेय मतलब इरेशनल है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, किसी भी इस नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालिएगा ना तो हमेशा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। किसी भी 29 आपका प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट निकालिए तो अपरिमेय संख्या आएगा। 13 आपका प्राइम नंबर है, तो इसी तरह किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा।
ठीक है, इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा देखिएगा, तीसरा तो जो अनिश्चित संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 23 पॉइंट में 1 4 6 7 3 2 1 8 ऐसे करके चलते जा रहा है, मतलब इसका कोई निश्चित मान ही नहीं आ रहा है, यहाँ बार भी नहीं लग रहा है। तो अनिश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। जिसका कोई निश्चित मान ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीजर। इंटीजर शायद बच गया, इंटीजर मैंने बताया, हाँ इंटीजर तो बता दिया मैंने कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब हम एक नंबर लाइन को बनाते हैं, यहाँ पे बीच में जीरो, मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। इस साइड 1 हो जाएगा, इस साइड 2 हो जाएगा, इस साइड 3 हो जाएगा, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ऐसे अगर हम लोग आगे चलते जाए इस नंबर लाइन में तो माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा जीरो मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब यहाँ देखिएगा इवन नंबर भी आ गया, अगर इसके बीच में देखेंगे तो 1.5 भी कहीं आएगा तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, और इसी को 1.5 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो जितना भी नंबर अभी तक हमने पढ़ा ना, सारे के सारे नंबर यहीं पे है, इसी नंबर लाइन पे है। तो जितने नंबर आप जानते हैं अभी तक है, सभी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो ये आप लोग को याद रखना है कि रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत होगा कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रियल नंबर बता दिया। अब सवाल आता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर नहीं, अब इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक संख्या, ये वास्तविक हुआ वो अवास्तविक, मतलब कोई भी नंबर, ये -1, रूट अंडर -1 को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं किया गया है। मान लीजिए कि -√5 आपने लिखा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 गुना में 1, या -1 गुना में 5, ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर। अब ये √5 तो बाहर निकल जाएगा, बट ये ऐसे लिख सकते हैं -1, ये दिख रहा होगा आपको। अब इसको और डिटेल में लिखेंगे तो √5i, क्योंकि इस चीज को हम लोग आई लिखते हैं। तो यही जो आई होता है ना, वो होता है इरेशनल इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो आई मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस इमेजिनरी नंबर से ये पूछा नहीं जाएगा, अगर आप लोग का क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। केवल मैं बेसिक बता दूंगा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जो नंबर a + ib के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट इज 5 + 3i, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ऐसा अगर कोई नंबर है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म में होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्लस माइनस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस माइनस कर लीजिए, a + b ib, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक मैंने बता दिया नंबर्स के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट को देखते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए, हम लोग नंबर्स तो जान गए, अब नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन जानते हैं। तो नंबर्स से मान लीजिए कि आपको नेचुरल नंबर का सम लिखना है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो मान लीजिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में ऐसे करके मान लीजिए n तक जा रहा है। तो अब हम इसको बैठ कर तो ऐड करने वाले नहीं है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1/2 होता है। अब मान लीजिए कि 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करके हम लोग को 10 तक सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का जो लास्ट वैल्यू है ना वो कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 पुट करेंगे और n प्लस में 1 करेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, मतलब 1 से 10 तक का सम करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है तो, ठीक है ना। हम देखेंगे इस पर, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं।
ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, स्क्वायर अगर हो जाएगा नेचुरल नंबर का तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ऐसे करके हम जाएंगे n स्क्वायर तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1/6 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर देंगे। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला भी होता है क्यूब का, 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, और ये जाएगा n क्यूब तक। तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू में n प्लस में 1/2, और इस पे ही क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। मतलब पहला हो गया और तीसरा हो गया, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस से पहला याद है तो बस उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका तीसरा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग को ये 3 फॉर्मूला मैंने बता दिया नेचुरल नंबर पे। अब इन पर कुछ क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं ताकि आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिएगा ये तीनों फॉर्मूला फिलहाल मैं हटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप लोग क्लास देखेंगे ना तो इसको नोट करके अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए 5 से स्टार्ट किया, 5 है 6, और ये हमें 20 तक सब निकालना है। तो हमने तो फॉर्मूला सीखा था 1 से, बट यहाँ तो फॉर्मूला कितना दिया, 5 से स्टार्ट दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक के 2 n हो जाएगा, एक छोटा n हो जाएगा, छोटा n इस 5 से पहले मतलब 4, और जो कैपिटल N हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज को अगर हम लोग बनाएंगे 1 से तो 1 2 3 4 तक ऐड करना होगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग को क्या करना होगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 माइनस भी करना होगा, क्योंकि जितना ऐड किए उसको घटाना भी होगा, तभी ये इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है ना। तो हम लोग ये करना नहीं चाहते तो हमने छोटा n मान लिया जो कि इस 5 से पहले है, एक कैपिटल N मान लिया जो कि 20 है। ये आप लोग को पता है, ये n होता है जहाँ पे सीरीज खत्म होता है। अब इन दोनों को अप्लाई करेंगे। अगर हम लोग नियम से बनाए, स्टेप से बनाए, तो स्टेप से बनाने का हालांकि टाइम नहीं है, मैट्रिक से ही आपको बताऊंगा। अगर हम लोग स्टेप से बनाए तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक का सम करेंगे। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस में 1/2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से इंटू में 21/2 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 5/2। ठीक है ना। तो 2n पे फॉर्मूला लगा दिए, पहले कैपिटल N का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर स्मॉल n का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए कितने आसानी से बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 210 हो जाएगा, 210 में से कितना जाएगा, 10 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200। तो ऐसे करके आप किसी भी एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्यूब होगा तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूब होता, सब जगह क्यूब होता, तो तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते हम लोग, तब यहाँ पे केवल क्यूब कर देते, सॉरी यहाँ पे केवल स्क्वायर कर देते, आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि मैंने बताया था कि क्यूब और जो पहला फॉर्मूला होता है, पहला और तीसरा फॉर्मूला में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल स्क्वायर का अंतर होता है। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2n होंगे आपके। अगर सीधा 1 से शुरू करता सीरीज में, 1 2 3 से जाता 20 तक है, तो हम लोग सिंगल n पे ही क्वेश्चन को बना देते हैं। बट यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया गया था, इसलिए हम लोग को ये एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पे तीनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले टाइप पे जाते हैं। अगले टाइप को हम देखते हैं रोमन नंबर। हो सकता है कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खासकर रोमन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है इस नंबर से में संख्या आधारित प्रश्न में रोमन नंबर। ठीक है, कुछ भी बचेगा नहीं, हर एक बेसिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ही लिख देते हैं, टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, रोमन नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, रोमन नंबर्स। रोमन नंबर को हिंदी में भी रोमन नंबर बोलते हैं, तो ये तो आप लोग को पता है कि रोमन नंबर क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम लोग 1 लिखते हैं इस तरह, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, 1 को 1 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे, ऐसे 4 लिखेंगे। या 5 को आप लोग को पता है, 5 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 1 के 1 पहले आ जाएगा, ऐसे 4 लिखेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे। तो ये आप लोग को पता है, बेसिक हो गया। ठीक है,
उसके बाद 10 को पता है, 10 को कैसे लिखेंगे, चेंज तो 10 पे होगा, जहाँ जहाँ चेंज होगा वो याद रखिएगा, चेंज होगा 10 पे। उसके बाद हम लोग को जानना है 100। 9 कैसे लिखेंगे, 9 के आगे हो जाएगा 11, कैसे लिखेंगे, 11 के आगे एक लाइन खींचेंगे, मतलब 10 के आगे एक लाइन खींचेंगे, 11 हो जाएगा। अब हम लोग को जानना है 150 जानना है ना, 10 के बाद 50 एक नया आता है, तो 50 में हो जाएगा L, ठीक है, 50 में L हो जाएगा। उसके बाद 100 को जानना है, 100 का मतलब क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 100 का मतलब क्या हो जाएगा, C। उसके बाद 500 को जानना है, 500 का मतलब क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 1000 को जानना है, 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 30 लिखना है, ठीक है, ये मैंने आप लोग को बेसिक बता दिया कि इसमें कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि आप लोग को 30 लिखना है, 30, तो 30 कैसे लिखेंगे, 3 बार 10 को लिख देंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अब आपको 200 लिखना है, तो 200 को कैसे लिखेंगे, 2 बार 100 को लिख देंगे, 200 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मान लीजिए कि हम लोग को 14 लिखना है, तो 14 कैसे लिखते हैं, 10 और उस पे 4 को लगा देंगे, 14 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग को 60 लिखना है, तो 60 कैसे लिखेंगे, पहले तो 50 लिखेंगे और 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, L X 50 60। और 40 लिखना होता है तो X को पहले लगा देते हैं, मतलब 50 में से 10 को घटा देंगे, 40 हो जाएगा। 30 देख लिए, 30 कैसे होगा, ठीक है ना। केवल आपको याद रखना है कि 50 याद है तो आगे पीछे वाला आपको याद रखना है कि आगे पीछे कैसे चलेगा। और मान लीजिए 61 लिखना है तो 1 लगा दीजिए, 65 लिखना है तो 5 लगा दीजिए, ऐसा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 9 पता है, 90 लिखना है, मान लीजिए 90 लिखना है, तो 90 के लिए 100 पता होना चाहिए, 100 को C बोला जाता है, और 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 भी लिख लिया आपने, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा बेसिक। अब मैं इसको हटा देता हूँ, और भी कुछ मुझे मैं बता देता हूँ इस पे इम्पोर्टेंट, देखिएगा। अब मान लीजिए कि आप लोग को लिखना है यहाँ पे 10,000, 10,000 लिखना है, ठीक है। तो 10,000 लिखने से पहले आप लोग को एक चीज याद रखना होगा, ये डैश, ये डैश लगा दिए तो इसका मतलब हो जाएगा 1,000, ये डैश लगा दिए इसका मतलब 1,000 गुना हो जाता है, 10 गुना में 1,000, मतलब ये हो जाएगा 10,000। इस डैश का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, इस डैश का मतलब क्या होता है, 1000, और 10 पे 1000 लगा दिए तो 1000 गुना हो गया ये, ठीक है। अब जैसे m पे बार लगा देंगे ना, तो m बार मतलब क्या हो जाएगा, m मतलब होता है 10 के पावर में 3, मतलब 1,000 होता है, और ये 1000 मैंने पहले से बोला था, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। 5 पे बार लगा दीजिएगा तो 5,000 हो जाएगा। तो ये आप लोग को मैंने रोमन नंबर के बारे में जितना भी डिटेल देना था वो आप लोग को मैंने दे दिया। अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम टॉपिक को यहाँ पे चेंज करते हैं और अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3 इकाई अंक, टाइप 3 में हम लोग को देखना है इकाई अंक पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब यूनिट डिजिट। इकाई अंक मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिक लिखना होगा, जैसे 6 नहीं सॉरी 0 1 5 और 6, उसके बाद 4 और 9, और उसके बाद जो बच गए 2 3 7 8। अब एक ट्रिक नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि तभी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पे लिखिए सेम, इस ट्रिक में यहाँ पे लिखिए ऑड इवन, यहाँ पे लिखिएगा 4, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग नोट रखिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा अभी। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए, कोई भी नंबर को आप ले लीजिए,
कोई भी नंबर को ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने ले लिया 5867, या पहले सिंपल वाला बताता हूँ मैं, 0 की पावर में 563। अब हमें इस नंबर से नहीं मतलब है, मैंने बताया था कि जहाँ 0 होगा तो वहाँ सेम होगा, मतलब 0 का 0 ही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो यहाँ 1 हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो यहाँ इकाई अंक भी क्या होता, 5 होता। मान लीजिए यहाँ पे 6 होता तो यहाँ इकाई अंक क्या होता, 6 होता। नंबर पावर कुछ भी होगा हमें मतलब नहीं है। 6 को कितनी बार भी गुना कीजिएगा 6 ही आएगा हमेशा इकाई अंक। 1 को कितनी बार भी गुना कीजिएगा तो 1 ही देगा। 0 को कितनी बार भी गुना कीजिएगा 0 देगा। 5 को कितनी बार भी गुना कीजिएगा, कोई भी पावर हो कोई भी नंबर हो हमें नहीं मतलब है। इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से मतलब है, सेम मतलब वही संख्या आपको लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं ऑड इवन का जो खेल था उसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 54 है, 54 के पावर में 13 है। अब यहाँ इकाई अंक निकालना है, और यही मान लीजिए कि 54 ही लिखा हमने, और 54 के पावर में 28 है, और यहाँ भी इकाई अंक निकालना है, दोनों जगह इकाई अंक निकालना है। तो मैंने बोला ऑड, ऑड मतलब 4 के पावर में 1 होगा ना, ऑड मतलब 4 के पावर में ऑड, यहाँ पावर कितना ऑड, 13 क्या है, विषम संख्या है। तो ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या होगा तो 4 के पावर में 1 देंगे, मतलब 4 आंसर हो जाएगा। और इस कंडीशन में सम संख्या यहाँ ना 28 क्या है, सम संख्या है। तो पावर को देखना है कि सम है या विषम है। तो यहाँ पे अगर सम संख्या है तो पावर दे देंगे 2, मतलब 16 आ जाएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। मतलब 4 के केस में या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, इकाई अंक या तो 1 आएगा नहीं तो 6 आएगा। अब 1 कब आएगा, जब संख्या का जो पावर है वो ऑड होगा, और जब संख्या का पावर इवन होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार 9 का देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 9 का 369 ले लेते हैं, पावर हम 1453 दे देते हैं, ये आपका ऑड पावर है। और मान लीजिए 369 ही लिए हम लोग, और पावर दे देते हैं हम लोग 164 दे देते हैं, ये आपका इवन है, मतलब सम संख्या है। ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 9 के पावर में 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो एक ऑड नंबर है, तो 9 के पावर में 1 मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। और यहाँ 9 के पावर में 2 करेंगे तो 9 9 81, क्योंकि ये सम संख्या है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इकाई अंक हो जाएगा 1। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑड इवन का जो मैंने बताया था सम विषम क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रिक, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा ट्रिक नंबर 3 देखते हैं, तीसरा ट्रिक देखते हैं कि क्या होता है उसका मतलब है। 4 मैंने लिखा था ना। अब मान लीजिए कोई संख्या है आपका 162, उस पर पावर दिया हुआ है मान लीजिए 47 दिया हुआ है, ठीक है ना, 47 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को अंडरलाइन लगाएंगे। 2 है तो 2 में मैंने बताया था 4, 2 3 7 8 में 4, तो जो भी पावर होगा उसको 4 से भागा दे दीजिएगा। तो 47 भागा 4, 4 का 4, 4 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 3, शेषफल कितना आ गया 3। जो भी शेषफल आएगा वो इकाई अंक लिखेंगे 2 है ना, और 2 पे पावर दे देंगे जो भी शेषफल आएगा। तो ये 2 के पावर में 3 कितना होता है 8, तो बस बन गया। आपको भागा देना है पावर को 4 से, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम और भी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं, केवल नंबर को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा 1183 दिया हुआ है, पावर भी मान लीजिए कि बहुत लंबा दिया हुआ है 5164 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 4 से भागा लगाएंगे, तो इस संख्या को 4 से भागा लगाएंगे, उससे पहले इकाई अंक अंडरलाइन कीजिए। पूरे संख्या को 4 से भागा नहीं लगाइएगा, केवल इकाई का 2 अंक को लगा दीजिए, या पूरा को भी लगाइएगा तो वही चीज होगा। इकाई ये केवल 64 को भी भाग लगाइएगा भी तो वही चीज होगा। तो आप पूरा को नहीं लगाइएगा, केवल इकाई के 2 अंक को लगाइएगा, काम चल जाएगा। तो 4 से भागा लगाइएगा तो 16 चौके 64 होता है, मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब तो हम लोग फंस गए यहाँ पे, 3 के पावर में 0,
3 की पावर में 0 तो हम लोग जानते नहीं है कि क्या होगा, 1 हो जाएगा, बट 1 कभी नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, मतलब 3 की पावर 0 होगा तो 3 ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, 0 को किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे, 1 के इक्विवेलेंट मान लेंगे, मतलब 3 की पावर में 0 मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 0 होगा तो घाते 4 रखा जाएगा, 0 होगा तो हम लोग 4 रखेंगे, ये याद रखिएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया, 0 का मतलब 4 होगा। अब 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 4 81, 81 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो 0 को हमेशा 4 मान के चलिएगा किसी भी क्वेश्चन में, जब पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल 0 आ जाए तो वो 4 हो जाएगा। तो 4 अगर हम किसी जो भी इकाई अंक होगा उस पर 4 पावर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके जो इकाई अंक होगा वही हम लोग का आंसर आएगा, मतलब इकाई अंक आएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 147 लिखा हुआ है, पावर में 53 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 4 से भागा दीजिएगा, पावर में मान लीजिए कि 563 दिया हुआ है, 563 को भागा लगाएंगे तो कितना होगा, केवल 63 को भागा लगाइए, 563 को नहीं। तो 15 चौके 60 होता है, शेषफल आपका 3 बचेगा, भागा देख के देखिएगा, शेषफल 3 बचेगा, 4 से भागा देना है इसको, शेषफल 3। अब 7 के पावर में जो भी है शेषफल उसको दे देंगे, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और आपका आंसर हो जाएगा इकाई का अंक 3। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2, 3, 8, 7, इनमें आपको 4 से भागा देना है, किसको, पावर को, जो भी घात है उसको, और उसके बाद इकाई अंक पे उससे घात को जो भी शेषफल आएगा उसको पावर देके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हम लोग इस 0 को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, और उसको घात के रूप में यूज करेंगे, और उससे हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। तो चलिए मैंने बता दिया इकाई अंक। अब इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम में इकाई अंक पे 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए 15 के पावर में 5 गुना में 873 के पावर में 6 गुना में 99 के पावर में 53। मान लीजिए 535 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, तो ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 का इकाई अंक पावर कितना भी होगा 5 ही हो जाएगा। ये 3 है, तो 3 वाला मैंने आप लोग को बताया है कि 4 से भागा दीजिएगा, तो 6 को 4 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा शेषफल, 3 के पावर में 2 9 होता है, तो यहाँ से इकाई अंक 9 निकल गया। 99 है, 9 इकाई अंक है यहाँ पे, 535 है, ऑड नंबर है, तो 9 के पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑड होगा तो पावर 1 लेंगे, तो 9 के पावर में 9 1 ही होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 गुना में 9 गुना में 9, पूरा पूरा गुना नहीं करना है, 9 पचे 45, 45 का 5, फिर 9 पचे 45, 45 का 5, तो आपका इकाई अंक फाइनली कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में यहाँ पे केवल प्लस होता, तो यहाँ पे केवल प्लस होता, तो हम लोग यहाँ से 5 गुना में 9, तो 9 पचे 45 का केवल 5 लेंगे हम लोग। उसके बाद प्लस करना है, यहाँ पे इकाई अंक 9 आया, तो इस 9 में ऐड कर देंगे केवल 14, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर माइनस करना होता तो 6 आ जाता, क्योंकि 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, कैरी लेना होगा, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इकाई अंक इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया, इकाई अंक आप लोग को क्लियर मैंने कर दिया, जितना भी बेसिक था इकाई अंक के बारे में वो मैंने क्लियर कर दिया। तो टाइप 3 भी खत्म। अब हम लोग देखते हैं अगले टाइप को, जल्दी से देखते हैं अगले टाइप को। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, टाइप 4। टॉपिक है अभाज्य गुणन खंड की संख्या ज्ञात करें। मतलब आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, नंबर ऑफ प्राइम
फैक्टर, ठीक है ना, ये आपको बताना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ही सीधा मैं समझाता हूँ आपको। 30 के पावर में 7 गुना में 22 के पावर में 5 गुना में 34 के पावर में 11, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 30 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना में 3 गुना में 5 लिख सकते हैं, और इसके पावर में कितना है 7। 2 गुना में 11 लिख सकते हैं 22 को, इसके पावर में कितना है 5, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना में 17। प्राइम नंबर में है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और इसके पावर में 11, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब या तो आप लोग जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं, जैसे बेसिक आप लोग बनाते हैं वैसे बना लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर में 7, यहाँ पे कितना है 2 के पावर में 5, तो 7 5 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ गुना का साइन है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहले जो बेसिक तरीका है उसको बता देता हूँ। उसके बाद 2 गुना में 11, तो प्लस में 11 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब गुना में 3 को देखिए, 3 के पावर में 7 ही है केवल, और कहीं पे 3 है नहीं है। 5 को देखिए, 5 के पावर में कितना है 7 है, और कहीं पे 5 नहीं है। 11 को देखेंगे, 11 के पावर में 5 है, और 17 को देखेंगे, 17 के पावर में 11 है। तो 2 के पावर में टोटल कितना हो गया, 7 5 12 और 11 23 हो जाएगा। 3 के पावर में 7 है, प्लस में 7 लिखेंगे। 5 के पावर में कितने हैं 7 है, तो 7 लिख देंगे। 11 के पावर में 5 है, और 17 के पावर में 1 है। सबको जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा, 30 7 37 हो जाएगा, 37 5 है 42 हो जाएगा, 42 और 11 53 हो जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 53 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने जनरल बना दिया, ऐसे आप लोग बनाएंगे तो हो सकता है टाइम लगे, तो इसको मैं आसान करता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बेसिक बनाया, अब इसको बहुत आसान मैं कर दूंगा, ठीक है ना। आपको मैंने बेसिक तरीके से भी बता दिया कि आंसर कितना आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ टोटल कितने अंक है, प्राइम नंबर टोटल कितने हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दिया हमने। यहाँ टोटल कितने प्राइम नंबर है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ टोटल कितने प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस 3 को 7 से गुना करना है। तो 7 गुना में 3, गुना के लिए प्लस का साइन, 2 गुना में 5, गुना के लिए प्लस का साइन, 2 गुना में 11, तो ये आ जाएगा 21, प्लस में 10, प्लस में 22, जोड़ दीजिए 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में 53। अगला क्वेश्चन है 20 के पावर में 4, 20 के पावर में 4 गुना में 7 के पावर में 11, 7 के पावर में 11, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 7 की पावर में 11। अब देखिएगा, अब अगर हम इस चीज़ को लिखें तो 2 गुना में 2 गुना में 5, 20 को लिख सकते हैं पावर में 4, और यहाँ 7 के पावर में 11। तो यहाँ संख्या कितने हैं, यहाँ संख्या कितने हैं 3, यहाँ संख्या कितना है 1, तो 3 के पावर 3 गुना में 4 हो जाएगा, और प्लस में 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है तो सीधा 11 लिखेंगे, 1 गुना में 11 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, प्लस में 11 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 23 हो गई। तो देख सकते हैं कितने आसानी से अभी हमने बना लिया, आपको स्टेप से भी बता दिया, मैंने ट्रिक से भी बता दिया, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। अभी तक हमने देखा टाइप 4, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइप 5, गुणनफल के बाद शून्य की संख्या निकालना, मतलब पहले तो गुना कीजिए और बताइए कि कितने शून्य हैं, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए टाइप 5, गुणन खंड के बाद शून्य की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। गुणनखंड के बाद मतलब गुना कीजिए, गुना के बाद गुणनफल के बाद
मैं लिख देता हूँ गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको शून्य की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं हम लोग। आप लोग को जो देखना है 5 के पावर में n गुना में 2 के पावर में n के फॉर्म में लेके आना है, या 2 के पावर में m के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। और फिर आप लोग को क्या करना है, m और n को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है m और n को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैंने क्या बोला आपको। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, 12 गुना में 18 गुना में 15 गुना में 40 गुना में 25 गुना में 16 गुना में 55 और गुना में 105। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बताना नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्य की संख्या। गुना कीजिए और बताइए कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग तो इतना गुना कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। केवल 2 को निकालेंगे, यहाँ से 2 को निकालेंगे। तो यहाँ 2 के पावर में 2 गुना में 3 लिख सकते हैं 12 को, और 18 को अगर लिखना होगा तो 18 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। 2 और 5 को निकालना है यहाँ पे बस। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 5। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 8 25 40 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। गुना में नीचे मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है अभी। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 को 25 को 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4, और उसके बाद 55 को लिख सकते हैं 11 गुना में 5। इसके बाद 105 को लिख सकते हैं 7, 15 7 105 होता है ना, 3 गुना में 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 देखेंगे कितने 2 हैं यहाँ पे, 2 एक 3। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 अगर हम लोग देखेंगे 2 एक 3, यहाँ पे 1 और 3 और यहाँ पे 4 और कुछ नहीं है। 7 8 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 देखें अगर, तो 5 कितने हैं, तो 5 यहाँ 1 2, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस में 1 प्लस में 2 मिले हम लोग को यहाँ पे 1 मिला, 11 के साथ 1 5 है, यहाँ पे 1, टोटल 5 कितने हो जाएंगे, 3 4 2 6, 6 मतलब 5 6 हो गए और 2 10 हो गए, मतलब टोटल 2 10 हो गए, टोटल 5 6 हो गए। जो कम होगा वही आंसर होगा। मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 6। मतलब यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 6 से 0 हो जाएंगे, 6 से 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 0। तो जो कम होगा, 5 के पावर में कितना है टोटल, 2 के पावर में कितना है टोटल, वो निकालेंगे। जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने आपको बताने का कोशिश किया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस पर भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, रेलवे तो खासकर पूछता है ऐसा क्वेश्चन। और ये जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है ना, 40 जो क्लास मिलेगा मैथ्स का, ये टोटल रेलवे के लिए होगा। मतलब रेलवे के एग्जाम के लिए तो 100% उपयोगी होगा। यहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको बेसिक क्लास लेना नहीं होगा, आप आसानी से मैथ्स को कर सकते हैं। मैं यहाँ से बता देता हूँ कि अगर इस 40 क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो हो सकता है कि आप 30 में से, एनटीपीसी के एग्जाम में 30 में से 28 क्वेश्चन तो पक्का बनाइएगा। 100% आप 28 क्वेश्चन बनाइएगा। और ग्रुप डी में कम से कम 25 में से तो मुझे लगता है कि 24 क्वेश्चन बन जाएगा इस वीडियो के बाद से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 गुना में
10 गुना में, 15 गुना में, 25 गुना में 30। अब ये तो गुना करने का टाइम नहीं है हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, 5 को खोजेंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना में 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना में 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर में 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना में, 3 गुना में 5। सबसे पहले जो कम है उसी को खोज लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे कम हम लोग को 2 दिख रहा है। 2 कितनी बार है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब 2 तो 2 ही बार दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 को इसलिए नहीं खोजना है क्योंकि 5 ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा होगा उसको नहीं खोजेंगे, जो कम होगा बस उसको खोजेंगे। आपका आंसर वही हो जाएगा 2। मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा गुना नहीं कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए कि x आया तो x के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, इसके पहले कोई भी संख्या होगा बट यहाँ पे 2 जीरो पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने जीरो निकालना सीख लिया। अब हम लोग समझते हैं अंकित मान क्या होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब अंकित मान और स्थानीय मान। नंबर 1, अंकित मान मतलब क्या होता है। अंकित मान को इंग्लिश में बोला जाता है, अंकित मान को फेस वैल्यू बोला जाता है, फेस वैल्यू। नंबर 2 में स्थानीय मान, इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू बोला जाता है। अब देखिए अंकित मान क्या होता है, जैसे हम पूछा गया कि यही एक संख्या है, इसमें 7 का अंकित मान पूछा गया, तो अंकित मान पूछा गया तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। मतलब अंकित मान वही संख्या हो जाएगा जो संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वहीं पे अगर यहाँ पे पूछा जाता है यही संख्या का कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई, मतलब ये किस प्लेस पे है, मतलब दहाई के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 70 हो जाएगा। जितने संख्या होंगे उसके बाद उतना जीरो लगा देंगे। मान लीजिए इसी को सर अगला क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए 5 6 7 8 9 3। अब इसमें 6 का पूछा गया तो 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेस वैल्यू 6 का। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसी संख्या का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में अंतर निकाले, तो मान लीजिए कि यही नंबर है 994। अब इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे 900 हो जाएगा क्योंकि 9 के बाद 2 जीरो होंगे, और फेस वैल्यू देखेंगे तो 9 ही हो जाएगा, केवल घटा दीजिएगा, 891 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू मतलब कौन से प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार क्या, और फेस वैल्यू मतलब वही संख्या जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे मॉडुलस तो आप लोग जानते होंगे कि मॉडुलस क्या होता है, उसके बारे में भी हल्का सा मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, मॉडुलस, मॉड एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे में। मान लीजिए कि मॉड -3 है, तो मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलेगा ना तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना, मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलेगा तो 3 बन जाएगा। अगर हम लोग मॉड x लिखा हुआ है तो इसका एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो अगर इस x का एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो प्लस माइनस में देगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, मॉड हमेशा हर एक वैल्यू को क्या करता है, प्लस कर देता है। तो ये आप लोग को पता होगा, ये चिन्ह जो होता है, ये चिन्ह किसका होता है, मॉड का चिन्ह होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन में दिया होगा तो सीधा आप लोग प्लस कर दीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया। और कुछ यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि और कुछ यहाँ पे बचा तो नहीं है। ठीक है, और कुछ बचा होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी बेसिक थे ना वो आप लोग को क्लियर करा दिया आज के टॉपिक में। कल के क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा। मैं कल के क्लास का टॉपिक लिख देता हूँ, क्लास 2। अभी क्लास 1 खत्म हो गया, नंबर साज
ठीक है। कल जो क्लास होगा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, अगर हिंदी में हम लोग बात करें संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसके हम वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एकदम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हम लोग कवर करेंगे। तो 40 एक्सरसाइज को कवर करेंगे मैथ्स में, और पूरा कंप्लीट मैथ्स का आपको परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ देखने को मिलेगा और एकदम बेसिक से देखने को मिलेगा, तो जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को इस क्लास को जो 40 क्लास है उसको पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा, आपका एकदम बेसिक कवर हो जाएगा और मैथ्स में तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिक के बाद हम लोग एडवांस को भी कवर करेंगे, बट मेरा टारगेट है पहले बेसिक कवर कर ले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा या कुछ सजेशन होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।